अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के एक बहुत वैभवशाली नगर की, जो गुजरात में स्थित है और वहां से इसके अवशेष मिले। धोलावीरा गुजरात का हड़प्पा कालीन नगर, गुजरात का हड़प्पा कालीन नगर, इसकी अपनी अद्वितीय विशेषताएं थी, जिसके बारे में हम समझेंगे। धोलावीरा ये कच्छ में स्थित है, कच्छ गुजरात में, कच्छ में स्थित या कच्छ से इसके अवशेष मिले हैं। बहुत बड़ा नगर था। मानचित्र के अंदर आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। गुजरात के अंदर कच्छ में स्थित धोलावीरा 1993 में 1993 में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा इसकी खोज की गई। RS बिष्ट, नाम याद रखना, रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा इसकी खोज की गई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। RS बिष्ट ये खदीर बेट के किनारे स्थित था। ये भी बात ध्यान रखने लायक है। इसकी लोकेशन आपको पता चल गई, कच्छ गुजरात के अंदर, मानचित्र में आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं धोलावीरा की नगर योजना। जब हमने हड़प्पा सभ्यता को शुरू किया था तो इसके जो नगरों की जो आम संरचना थी वो हमने पढ़ी थी। उस समय हमने देखा था कि प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त था, लेकिन धोलावीरा जो है वो 3 भागों में विभक्त था। यह अपवाद था। धोलावीरा 3 भागों में विभक्त था, याद रखना। और नगर के चारों ओर परकोटा था। परकोटा मतलब समझता है ना, बाउंड्री। इस तरह से परकोटा 3 भागों में विभक्त था और इसको हम परकोटे से घिरा हुआ पाते हैं। नगर के चारों ओर प्राचीर थी, दीवार थी, इसको परकोटा कहा गया है। नगर के चारों तरफ परकोटा था। देखिए यहां से बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जहां से हम बता सकते हैं कि हाँ ये अद्वितीय है। नगर में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार बने थे, एंट्री गेट जिसको बोलते हैं। नगर में प्रवेश के लिए द्वार बने थे, जिसको आप प्रवेश द्वार कहते हैं। यहां से स्पेशल स्टेडियम के अवशेष मिले। धोलावीरा से स्टेडियम, यहां से स्टेडियम जिसको आप खुला मैदान भी कह सकते हैं, यहां से स्टेडियम, खुला मैदान के अवशेष मिले हैं। ओके, देखिए ये अपने आप में अद्वितीय है धोलावीरा से। इसके अलावा यहां पर एक बोर्ड मिला है, इस तरह से बोर्ड मिला है और इस बोर्ड के ऊपर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, इस तरह से एक बोर्ड मिला है यहां से, जिसमें पत्थर पर कुछ लिखने के बाद लकड़ी के अंदर उसको जड़ लिया गया है। यहां से बोर्ड मिला है, बोर्ड मिला है जिसमें पत्थर से या पत्थर पर कुछ लिखने के बाद किसमें जड़ दिया गया है, कुछ लिखने के बाद लकड़ी में जड़ दिया गया, उसको फ्रेम फिट कर दी गई है, लकड़ी में जड़ा गया है, जड़ दिया गया है। मैं बता सकता हूं उसके ऊपर क्या लिखा है कि धोलावीरा नगर में आपका स्वागत है। और क्या लिखा होगा, अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, लेकिन अंदाज ऐसा लगाते हैं कि एक प्रवेश एंट्री गेट पर इस तरह का एक बोर्ड, ऐसा बोर्ड और कहीं नहीं मिलता है, वो धोलावीरा में ही मिलता है। तो देखिए धोलावीरा की बहुत सारी विशेषताएं हैं। क्या क्या देखिए, पहले तो इसकी लोकेशन गुजरात का हड़प्पाकालीन स्थल है। ये कच्छ गुजरात के अंदर इसके अवशेष मिले हैं, खदीर बेट के किनारे था।
इसकी खोज 1993 में आर.एस. विष्ट अर्थात रविंद्र सिंह विष्ट ने की थी। इसको आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें, 1993 में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसकी जो नगर योजना है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थान है जो 3 भागों में बटा हुआ है और इस नगर के चारों ओर क्या है, परकोटा है, मतलब दीवार है, चारों तरफ से दीवार है और नगर में प्रवेश के लिए एंट्री गेट, जिसको आप प्रवेश द्वार कहते हैं, वो बने हुए हैं। धौलावीरा से स्टेडियम के भी अवशेष मिले हैं जो और कहीं नहीं मिलते हैं। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, यहां से एक बोर्ड मिला है इस तरह का, जिसके ऊपर कुछ खोदा हुआ है, हालांकि इसको पढ़ा नहीं गया है। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा काल का धौलावीरा, इसकी जानकारी आपको रखनी है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब हम ऐसे ही एक और स्थान लोथल के बारे में पता करेंगे। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करते हैं गुजरात से मिले एक और हड़प्पा कालीन स्थल लोथल की, जो कि साबरमती की एक उपनदी या सहायक नदी भोगवा के किनारे स्थित। साबरमती की एक उपनदी, उस नदी का क्या नाम है, भोगवा नदी के किनारे स्थित। समुद्र से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए इसको कहा गया कि भी ये काफी अच्छा बंदरगाह साबित हुआ था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह हम इसको कह सकते हैं, लोथल को। कई बार प्रश्न आता है, अब जब बंदरगाह होगा तो वहां से व्यापार भी होगा, इसलिए व्यापार का बहुत अच्छा केंद्र था। कौन, लोथल। यहां से देखिए, पत्थर, शंख और धातुओं से बनी वस्तुओं का महत्वपूर्ण केंद्र था। कीमती पत्थर भी यहां पे मिलते। देखिए क्या क्या था। ये जो लोथल है वो कीमती पत्थर, जो बहुमूल्य पत्थर थे, उसके बाद में बहुत सारी जो धातुएं थी, पत्थर, शंख तथा धातुओं से बनी वस्तुओं का मुख्य केंद्र था। क्योंकि बंदरगाह था ना, तो व्यापार ज्यादा होता था। धातुओं से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र कौन, लोथल। हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा कालीन स्थल और उसमें पहले हमने धौलावीरा पढ़ा, अभी हम लोथल पढ़ रहे हैं। इसके अलावा यहां पर एक गोदाम मिला है जिसको आप भंडार गृह कहते हैं। गोदाम के अवशेष मिले हैं। कई बार प्रश्न आता है गोदाम के अवशेष कहां से मिले, जिसको आप भंडार गृह कहते हैं। गोदाम के अवशेष मिले हैं कहां से, लोथल से। क्योंकि लोथल व्यापारिक केंद्र था तो गोदाम होने लाजमी है वहां पर। और यहां से मुद्रा और मोहर और उसकी जो छापे मिली है, मोहरे और मुद्रा की छाप, मोहरे, यहां पे मोहरे बनाने का कारखाना भी था, और मुद्रा की छाप, गीली मिट्टी पर हम जो छापा लगाते हैं ना, इस तरह से वो छाप मिली है, प्रिंट की हुई, ऐसे लगता है किसी ने ठप्पा लगा दिया। मोहरे मिली है यहां से, क्योंकि यहां पे मोहरे बनाने का कारखाना भी था, मणके बनाने का कारखाना भी था। तो ये देखिए मनके बनाने के कारखाने, जो मणके होते थे, मनके बनाने का कारखाना लोथल से मिला है। लोथल कई मायनों में महत्वपूर्ण था बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण एक पत्तन था, बंदरगाह था। पत्थर के टुकड़े, आधे बने हुए मणके, देखो मणके बनाने का कारखाना, अध बने मणके, तो कारखाना वही मिल सकता है। और पत्थरों के टुकड़े, कुछ न कुछ तो बनाया जाता होगा, पत्थरों के टुकड़े मिले यहां से। मणके बनाने का कारखाना, अध बने हुए मणके, पत्थरों के टुकड़े, कुछ मणके बनाने के उपकरण, इक्विपमेंट्स मिले यहां से। मणके बनाने के उपकरण और कारखाने के अवशेष मिले हैं। फैक्ट्री, कारखाने के अवशेष मिले हैं कहां से, लोथल से। बहुत महत्वपूर्ण नगर था, यह भी गुजरात के अंदर है, भोगवा नदी के किनारे, जो साबरमती के उप या सहायक नदी थी।
क्लियर। तो लोथल के बारे में देखो आपको क्या क्या याद है, प्रश्न आता क्या है। एक तो ये आता है कि कौन सी नदी के किनारे भोगवा, कौन से स्टेट में है, गुजरात। यहां लिख लीजिए आप, मैंने लिखा नहीं, गुजरात। धौलावीरा भी गुजरात, ये भी गुजरात। ये मुख्य बंदरगाह था और यहां से गोदाम के अवशेष मिले, ये चीजें ध्यान रखना। यहां से मणके बनाने का कारखाना मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कारखाने में फिर आगे आधे मणके, पत्थरों के टुकड़े, ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहां से कीमती पत्थर, शंख और धातुओं के भी बनी हुई वस्तुओं के केंद्र था, क्योंकि ये बंदरगाह था ना, इसलिए आपको मुख्य रूप से दो चीजें याद रखनी है, मुख्य बंदरगाह और गोदाम। भोगवा नदी गुजरात, साबरमती की उपनदी थी, हड़प्पाकालीन स्थल था और बंदरगाह। तो लिखिए इसको, लोथल की जानकारी इतनी ही दी हुई है, हम इतना ही पढ़ेंगे इसके अंदर। अब हम बात करेंगे इतनी बड़ी सभ्यता कैसे समाप्त हो गई। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम इस अध्याय के अंतिम पड़ाव पर है बेटा। ऐसी सभ्यता जिसका विस्तार इतना ज्यादा था, लगभग पूरे भारत में, भारत से बाहर भी उसका विस्तार था, लेकिन ये कैसे समाप्त हो गई, तो इसके बारे में हम पता करेंगे। अभी पहले हम संकेत देखेंगे और उसके बाद देखिए सर्वमान्य जो है कि भाई ये 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। ऐसी मान्यता है, कुछ आगे पीछे है, 50-100 साल लोग आगे पीछे करते हैं। तो कैसे ये खत्म हो गई, तो इसके पहले कुछ संकेत हैं जिसके आधार पर बताया जाता है कि ये संकेत मिले कि अब सभ्यता खत्म होने वाली है। इस तरह के अवशेष और ऐसे संकेत मिले कि शायद लोगों ने नगरों को छोड़ दिया होगा। संकेत पढ़ रहा हूं मैं, संकेत में यह है लोगों ने नगरों को छोड़ा होगा, और जब नगरीय सभ्यता थी तो पतन अवश्यंभावी हो गया। लोगों ने नगरों को छोड़ा होगा, पहला ये अंदाजा लगाया। संकेत कि सभ्यता खत्म कैसे हुई होगी। लेखन, लिखने की कला, मोहरों का और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। लेखन, मोहरों, जो मोहरें थी तथा जो बाट माप तोल वाले थे, बाटों का प्रयोग बंद हुआ। संकेत पढ़ रहे हैं, सिंधु सभ्यता खत्म कैसे हुई। मोहनजोदड़ो की सड़कों पर कचरे के ढेर लग गए। मोहनजोदड़ो की सड़कों पर कचरे के ढेर लग गए। तब हो सकता है मिसमैनेजमेंट शुरू हुआ और यहां पे सभ्यता जो है वो खत्म होनी शुरू हो गई, पतन की ओर अग्रसर हुई। कच्चे माल का आयात बंद हो गया, कच्चा माल आना बंद हो गया। ये संकेत पढ़ रहे हैं हम कि ये हुआ होगा शायद। कच्चे माल का आयात बंद हुआ तो कारखाने ठप हो गए, नई नई वस्तुएं आयात बंद हो गया। अब व्यापार प्रधान सभ्यता थी, व्यापार ही बंद हो जाएगा तो फिर सभ्यता कैसे बचेगी। आगे चलते हैं, कुछ और हैं। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई, जो इसका ड्रेनेज सिस्टम था वो खराब हो गया, लोग ध्यान नहीं देते थे, तो जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई। जल निकासी प्रणाली नष्ट हुई होगी, फिर सभ्यता का अंत हुआ होगा। सड़कों पर झुग्गियां बनने लगी, कच्चे घर बनने लगे, जो पक्के मकान थे। सड़कों पर क्या बनने लगी, झुग्गियां। तो इस प्रकार से ये कुछ संकेत थे कि सिंधु सभ्यता खत्म हुई होगी। समझ सकते हैं हम इन संकेतों से। अब जो समाप्त होने के जो कारण दिए जाते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, उसमें सभी लोग एक मत नहीं है। जो इतिहासकार हैं उनका एक मत नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कारणों में। लेकिन फिर भी कुछ मेजर रीजंस है, मुख्य कारण है, कुछ ऐसे जो जिसके मामले में हाँ कहते हैं कि हाँ ये हुआ होगा। तो उसमें क्या क्या है,
सबसे पहले कि नदियों का सूख जाना, कि भाई नदियां सूख गई होगी, नदियों ने मार्ग बदल दिए तो सभ्यता खत्म होगी। नदियों का सूख जाना, क्योंकि देखिए सिंधु और सरस्वती नदियां अपना मार्ग बदल दिया होगा तो सभ्यता नष्ट हो गई, लोगों को पानी नहीं मिला होगा। पानी नहीं है तो चरागाह और घास के जो मैदान है वो समाप्त हो गए होंगे। चरागाह और घास के मैदान क्या हुए होंगे? समाप्त हो गए होंगे। समाप्त होना, जंगलों का नष्ट होना, कि जंगल खत्म हो गए होंगे, जंगलों का नष्ट होना। ये पढ़ रहे हैं हम सिंधु सभ्यता के समाप्त होने के क्या क्या कारण गिनाए जा सकते हैं। जंगल समाप्त हो गए, नदियों ने मार्ग बदल दिया होगा, नदियां सूख गई होगी, किसी ने कहा बहुत जबरदस्त बाढ़ आ गई थी, तो बाढ़ का कारण, बाढ़ के कारण। और सबसे लास्ट में जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, जिस पर काफी लोग सहमत हैं, वो है आर्यों के आक्रमण। किसी ने कहा कि मध्य एशिया उत्तर पश्चिम की तरफ से आर्य नामक जाति का आक्रमण हुआ, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है दक्षिण भारत की तरफ विस्थापित हो गए, दक्षिण में चले गए और वहां पर एक नई सभ्यता, वैदिक सभ्यता जिसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं, अस्तित्व में आई। खैर जो भी हो, वापिस हम इसको देख लेते हैं। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, जिसके अंदर हमने देखा है कि सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। तो कुछ संकेत थे, संकेत में आपको पता रखना है। लोगों ने नगरों को छोड़ा होगा, लेखन, मोहरों और बांटों का प्रयोग बंद हो गया होगा, मोहनजोदड़ो की सड़कों पर कचरे का ढेर लग गया होगा, कच्चे माल का आयात। ये देखिए सारी नकारात्मक बातें जो सभ्यता को बिल्कुल समाप्त करती है, क्योंकि इसके बिल्कुल उल्टा था। जल निकास व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे नष्ट होने लग गई होगी। सड़कों पर कच्चे मकान बनने लगे होंगे, झोपड़ियां वगैरह। वहां तो नगर प्रधान सभ्यता थी। लेकिन अगर कारण गिनाए तो नदियों का सूख जाना, चरागाह, घास के मैदान समाप्त हो गए होंगे, जंगलों का नष्ट हो गए होंगे, बाढ़ आई होगी। सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन देते हैं आर्यों के आक्रमण, कि वहां पर किसी ऐसी जाति ने, लड़ाकू जाति ने आक्रमण किया। चूंकि यहाँ के लोग व्यापारी थे, आराम पसंद थे, उनके आक्रमण को सहन नहीं कर पाए और दक्षिण भारत में चले गए। कारण जो भी हो, सभ्यताएं बनती बिगड़ती है। सभ्यता का अगर शुरुआत होती है तो उसका अंत भी होता है, चाहे वंश हो चाहे सभ्यता हो। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ भी ऐसा ही हुआ, इसलिए हम कहते हैं सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन आपको इस चैप्टर के अंदर आराम से सारे वीडियोस देखना है, इसके अभ्यास के प्रश्न करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अभ्यास के प्रश्नों के जवाब आपको सारे वीडियोस में मिल जाएंगे। फिर भी यदि आपको कोई भी कहीं पर भी प्रॉब्लम आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम के ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है www.navoacademy.in, वहां पर आपको सारी वीडियो और वर्कशीट मिलेगी, जिसके माध्यम से आप अच्छे तरह से इस चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी फिर से, लेकिन नए चैप्टर में।